लियोनेल मेसी बन गए हैं द मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। 44 टाइटल्स वो जीत चुके हैं। और अगर हम बात करें, ब्रेक डाउन करें इन टाइटल्स का, तो किस तरीके से क्या क्या टाइटल्स लियोनेल मेसी ने अपने करियर में टोटल जीते हैं, तो 35 टाइटल्स 44 में से ऑब्वियसली उन्होंने बार्सिलोना के साथ जीते हैं, जिसमें शामिल हैं 10 ला लीगा टाइटल्स, 7 कोपा डेल रे, 7 सुपर कोपा दे स्पानिया। फिर उसके बाद आती हैं 4 चैंपियंस लीग्स, 3 यूएफा सुपर कप, 3 फीफा क्लब वर्ल्ड कप। उसके बाद पीएसजी से उन्होंने 3 ट्रॉफीज जीती, 2 लीग टाइटल्स, एक ट्रॉफी देस चैंपियंस। उसके बाद अर्जेंटीना के साथ 5 टाइटल्स हैं उनके। अंडर 20 लेवल पे फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2005, 2008 में अर्जेंटीना के साथ जीता था उन्होंने गोल्ड मेडल। उसके बाद 2021 में कोपा अमेरिका, 2022 में फिनालिसिमा, और इन सब के बाद ऑफ कोर्स द मोस्ट रीसेंट ट्रॉफी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी मेसी ने अपने नाम किया। और उसके बाद इंटर मियामी के साथ थोड़े से ही वक्त में वो जीत गए हैं लीग्स कप। तो इट्स सेफ टू से कि एमएलएस इज मेसी, और मेसी की वजह से हम एमएलएस देख रहे हैं। मेसी की वजह से हमने परवाह करना शुरू किया है कि भाई एमएलएस में चल क्या रहा है, किस टीम के अगेंस्ट खेल रही है इंटर मियामी। हाँ ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे रिग्ड है, ये है वो है, देखो क्या लेवल है लीग का, वहां पे तो कोई भी जीत सकता है, मेसी के लिए तो बहुत आसान है ये सब चीजें कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि अगर आप मेसी का रिएक्शन देखें और अगर आप देखें मेसी जिस तरीके से अपने गोल्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटर मियामी में, फाइनली ही इज एंजॉयिंग हिज फुटबॉल अगेन। और ऑब्वियसली अगर हम किसी ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसने क्लब और कंट्री लेवल पे ही नहीं बट इंडिविजुअल लेवल पे भी इतना सब कुछ किया हुआ है, तो अगर ये 44 ट्रॉफी भी मेसी जीतते नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेसी के पास अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए। मेसी के पास 7 बैलन डोर हैं, 2 बार वर्ल्ड कप में वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीत चुके हैं, काउंटलेस गोल्डन बूट्स, और पर्सनल लेवल पे तो पता नहीं कितने सारे अवार्ड्स मिले होंगे मेसी को, उसका ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकता मैं एक वीडियो में, इतने सारे अवार्ड्स होंगे मेसी के पास। उसके बाद अगर इस सब के बाद हम पर्सनल लाइफ की बात करें, तो ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, सब कुछ उनका सेटल्ड है, और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, लिटरली अब कुछ भी नहीं बचा है। मतलब पर्सनल लेवल पे, क्लब लेवल पे, कंट्री लेवल पे सब कुछ अचीव कर लिया इस बंदे ने। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बचा है, जो मेसी ने नहीं किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब मेसी को अगर ये ट्रॉफी और जीत जाए, या एमएलएस में जीती हुई ट्रॉफी को हम इतना तवज्जो नहीं देंगे, या मेसी को अपने आप को और अगर प्रूव करना था तो उनको यूरोप में ही रहना था, इससे अच्छा तो सऊदी चले जाते, ये वो इतनी सारी स्पेक्यूलेशन आई थी, सारी बातें बेकार। आई थिंक मेसी ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो लास्ट जो एक ट्रॉफी मेजर मिसिंग थी उनके कैबिनेट से, वो भी आ गई थी। और अब अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है मेसी के पास, जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था अभी रिसेंटली, और वो इंटरव्यू भी दिया था जब उन्होंने इंटर मियामी को ज्वाइन किया था, कि मैं बार्सिलोना कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है अब जिस तरीके से भी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि पीएसजी में उन्होंने खास जो है वो कुछ एंजॉय किया नहीं, और इंटर मियामी में अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपनी फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बोल दिया था कि अब देर इज नथिंग फॉर मी टू डू एक्चुअली, और जो भी मुझे अचीव करना था वो मैं कर चुका हूँ। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप मेसी का इतना इलस्ट्रियस करियर देखेंगे तो कोई भी इस पे सवाल या निशान तो वैसे भी नहीं उठा सकता था, लेकिन ये जो एक ट्रॉफी है ये एक सोने पे सुहागा हो जाता है। और फॉर मी मेसी पर्सनली, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, फॉर मी ही इज द बेस्ट टू हैव एवर प्लेड द गेम, मेरे लिए ही इज द गोट। तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर मेसी एक लीग्स कप नहीं जीतते छोटा सा, तो उनका गोट स्टेटस कम हो जाता है, या किसी भी तरीके का और जैसा मैंने कहा कुछ प्रूव करने की जरूरत थी। आई थिंक सारे मेसी फैंस को हमको खुश होना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं रोनाल्डो के केस में भी ये बात बोली थी, और ऑब्वियसली यहाँ पे मेसी का मैंने जिक्र किया तो रोनाल्डो का जिक्र नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा, कैसे मजा आएगा। और लोगों को भी कमेंट्स करने में तो चैन थोड़ी है, तो लड़ाई तो अभी भी करनी है। भाई एंजॉय करो, जितनी भी फुटबॉल बची है दोनों की एंजॉय करो। और हमको अच्छा लगता है, अभी रोनाल्डो ने वो ट्रॉफी जीती थी, अरब चैंपियंस कप जीता था, बड़ा अच्छा लगा रोनाल्डो को सेलिब्रेट करता देख के, उनको खुश देख के, टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, अच्छा था। मेसी अभी जिस तरीके से वो विक्ट्री उन्होंने सेलिब्रेट करी, इससे पता चलता है कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, और दिख रहा है उनके चेहरे पे कि इज वेरी हैप्पी, ही इज कंटेंट, उनको जो करना था कर लिया। और अब जो है बिल्कुल, मतलब अब आप कहते हैं ना कि अब बस देखो मैं चिल करूंगा, पैसा कमाऊंगा मस्त, मैंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिता दिया, बार्सिलोना को सारे टाइटल्स मैंने जिता दिए थे, पीएसजी से हो नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन अब मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एंजॉय करूंगा अपनी फुटबॉल, और जितना भी टाइम बचा है उसमें मैं मजे करने वाला हूँ प्रॉपर। और हम सब भी यही चाहते हैं कि मेसी जो है इसी तरीके से रहें, और इसी तरीके से अपनी फुटबॉल एंजॉय करते रहें बस। और उनके चेहरे पे स्माइल देख के बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों ही, रोनाल्डो और मेसी जब भी खुश होते हैं हम खुश होते हैं। और
कल मैं देख रहा था मोहक की स्ट्रीम पे भी, मैंने ट्यून इन किया था कि वहां पे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी तो कुछ लोग अपना रोनाल्डो का एजेंडा लेके आ रहे थे कि एरिक टेन हाग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोनाल्डो को नहीं निकालना चाहिए। तो अब देखो ये जो एरिक टेन हाग के साथ हो रहा है, सही है, फालतू की बातें हैं सारी, ये सब नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। और ये सब एजेंडाज जो है आई थिंक अब हम सबको साइड में रख देने चाहिए। ये दोनों ग्रेट्स ऑफ द गेम जितनी भी ट्रॉफीज जीतते हैं, हमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, और जितना भी बचा है फुटबॉल उसको देखो और खुश रहो। और किसने सोचा था कि मतलब हम सऊदी लीग देखने लग जाएंगे, हम एमएलएस देखने लग जाएंगे। तो ये इन दोनों प्लेयर्स का इम्पैक्ट है, ये इन दोनों प्लेयर्स की पावर है। तो आई एम सो हैप्पी कि मेसी को इतना मतलब वापस से हम फुटबॉल एंजॉय करते देख रहे हैं, एंड ही इज स्टिल डूइंग ऑल दोस क्रेजी थिंग्स। और जो लीग का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो मतलब मेसी विल ईट दैट लीग अलाइव, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब इंटर मायमी तो प्रॉपर टाइटल ही जीत जाएगी नेक्स्ट सीजन। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेसी फैंस, मजा आया। तो अब देखते हैं मेसी के सफर में और क्या क्या चीजें बाकी हैं। अब जैसे मैंने मेंशन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा 2 मिनट यहाँ पर। फर्स्ट हाफ वाज गुड, मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में अच्छा खेली, चांसेस भी उन्होंने बनाए। वॉज दैट अ पेनल्टी? आई थिंक इट वॉज। पेनल्टी मिलनी चाहिए थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में सारी चीजें एवरेज आउट हो जाती हैं, इट्स अ लेवलर। और फर्स्ट मैच में वुल्स को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड लकी रही। तो यहाँ पर अगर थोड़ा अनलकी हो जाती है तो ठीक है, मतलब वो इवन आउट हो जाती है चीजें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत डिसीजंस को हमको टॉलरेट करते रहना चाहिए और उनके बारे में हमको बोलना नहीं चाहिए। आई थिंक वीआर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, रेफरिंग बहुत ज्यादा खराब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2-3 सीजन से हम यही बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि जो उस दिन हुआ वो सही था और अभी जो हुआ वो सही था। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। तो गलत चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही हैं और रेफरिंग पे खास हमको नजर डालने की जरूरत है, और एफए को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि एक कंसिस्टेंसी अचीव हो, स्पेशली इस तरीके के डिसीजंस को लेके जो हमको देखने को नहीं मिलती है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ जैसा मैंने कहा कि चांसेस अच्छे बनाए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, लिए नहीं उनको। लेकिन सेकंड हाफ में इट वाज ऑल स्पर्स। एक एंटनी का जो शॉट था जो पोस्ट पे लगा था जस्ट स्पर्स के गोल स्कोर करने के बाद, और उसके अलावा एक और जो सेव अच्छा शॉट किया था विकारियो ने क्लोज रेंज से। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ना बॉल पोजेशन थी, ना किसी भी तरीके की प्रेजेंस थी मिडफील्ड में। पूरी तरीके से सार, बिसूमा और मेडिसन के साथ डोमिनेट किया। और इसका मुझे कारण ये लग रहा है, जो ये स्लो स्टार्ट हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कि प्लेयर्स में वो शार्पनेस नहीं है, मैच फिटनेस की कमी लग रही है मुझे प्लेयर्स में। आई थिंक एक तो थोड़ा सा नए प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है टीम में, मेसन माउंट की एक इंट्रोडक्शन हुई है, नए प्लेयर आए हैं वो, तो शायद उस वजह से भी थोड़ा सा केमिस्ट्री आने में टाइम लग रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्री सीजन इतना कुछ अच्छा था नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मैंने जितना उनको फॉलो किया था इतने कन्विंसिंग वो लगे नहीं थे। तो वो रिदम आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लास्ट सीजन भी देखा था कि स्लो स्टार्टर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैंने इस सीजन भी अपने प्रिडिक्शन में यही कहा है कि मुझे इस सीजन का भी लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्लो स्टार्ट करेगी, लेकिन इवेंचुअली एरिक टेन हाग इन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर देंगे और मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके बाद जो है अच्छी फुटबॉल खेलने लगेगी। लेकिन ये जो इनिशियल 3-4 वीक्स है ये काफी क्रूशल हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को थोड़ी सी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जैसे मार्कस रैशफोर्ड की अगर हम बात करें तो डिफेंसिवली उनका कोई प्रेजेंस है नहीं, डिफेंसिवली एज इन कि ऑफ द बॉल वो कुछ मदद करते नहीं अपनी टीम की, और काफी उनका क्वाइट गेम रहा। मेसन माउंट, मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं मेसन माउंट में, ऑब्वियसली मैं यहाँ बोलूंगा तो उसको अदरवाइज लिया जाएगा बिकॉज आई एम अ चेल्सी फैन। तो मैं बस ये कहूंगा कि टाइम देने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कुछ इम्पैक्ट दिखा नहीं है मेसन माउंट का। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर अगर अहमदाबाद को नहीं लाती है तो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है उनसे। एक प्रॉपर प्रॉपर कवर बहुत ज्यादा जरूरी है कैसेमीरो का, क्योंकि एक बहुत लंबा सीजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के आगे, और अगर कैसेमीरो पे ही आप डिपेंडेंट है टू प्ले योर सोल डीएम, योर सोल नंबर 6, और उनको अगर गलती से कुछ हो जाता है तो ये ढाक के तीन पात वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप लास्ट सीजन थर्ड आप फिनिश किया, आपने अच्छी फुटबॉल खेली, उसके ऊपर आपने बिल्ड किया स्क्वाड में, आप हॉलैंड लेके आए हो, आप मेसन माउंट लेके आए हो, आप ओनाना लेके आए हो जो आपकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। अब अगर आप इस पे कुछ नहीं कार्रवाई करते हैं तो फिर वही, अगर आप टॉप 4 के लिए लड़ाई कर रहे हैं, टाइटल रेस के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपने जो फर्स्ट सीजन में अच्छा काम किया आई थिंक वो अनडन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर प्रॉपर कवर या एक प्रॉपर पार्टनर की, जो अगर कोई टीम ऐसी है जो प्रेस कर रही है बहुत ज्यादा या नंबर्स बढ़ा देती है मिडफील्ड में, उनके अगेंस्ट खेलने के लिए आपको कैसेमीरो को पार्टनर करने के लिए या उनका रोटेशन में रखने के लिए एक प्लेयर चाहिए। और आप उन पे होप नहीं कर सकते कि वही सोल एंड होल होंगे आपके इस मिडफील्ड में जो पूरे सीजन आपको जो संभाल के रखेंगे। लेकिन कैसेमीरो का मैं मेंशन कल के मैच के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ,
जैसा मैंने कहा डिसजॉइंटेड लग रही है यूनाइटेड, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है। और ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि प्लेयर्स थोड़ा ऑफ द पेस लग रहे हैं, मैच शार्पनेस जैसा मैंने कहा उसकी थोड़ी कमी लग रही है। तो मे बी एज सीजन प्रोग्रेसेस शायद उसके बाद जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि स्पर्स की यहाँ तारीफ नहीं करूंगा, स्पर्स ने भी एक बहुत बेहतरीन गेम खेला, आई थिंक क्रेडिट उनको जाना चाहिए। सेकंड हाफ में और भी वो गोल स्कोर कर सकते थे अगर उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती फाइनल थर्ड में। लेकिन अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, 2-0 एक बहुत अच्छा रिजल्ट है उनके लिए। फर्स्ट गेम वीक में थोड़ा सा मुझे लगा कि शेकी थी स्पर्स अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, लेकिन ये काफी अच्छी और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। पोस्टेकोग्लू एक अच्छा काम कर रहे हैं, प्री सीजन भी अच्छा था। बैंटर एंड एवरीथिंग असाइड आई थिंक ही इज अ गुड मैनेजर जो हमने देखा है अभी तक। लेकिन अभी भी 5 से 6 गेम वीक्स में देना चाहूंगा, बिकॉज स्टार्ट नूनो एस्पिरिटो सेंटो का भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमने देखा फिर क्या हुआ। तो थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद जो है हम एक धारणा बनाने की कोशिश करेंगे कि स्पर्स का क्या सीन है। तो देखते हैं क्या होता है। एक नया एरा है स्पर्स की टीम में, काफी सारे फ्रेश फेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, हैरी केन छोड़ के जा चुके हैं। तो बहुत एक बड़ा टेस्ट होने वाला है उनके लिए, और अगर ऐसे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को कन्विंसिंग फैशन में हराते हैं तो आपके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है ये। तो देखते हैं कि आगे वाले मैचेस को स्पर्स कैसे अप्रोच करती है। नए एरा की अगर हम बात करें तो अब आते हैं चेल्सी पे। चेल्सी आज खेलने वाली है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, तो काफी एक्साइटेड हूं मैं, बिकॉज काइसेडो और लाविया हो सकता है हमको देखने को मिले इस मैच में। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या सिस्टम खिलाएगी चेल्सी अगर काइसेडो और लाविया दोनों अवेलेबल हैं। क्या एक 4-2-3-1 हमको देखने को मिलेगा, क्या 4-3-3 देखने को मिलेगा, या हम 3 एट द बैक के साथ जाएंगे जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट देखा था। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 3 एट द बैक हमको अब देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब हमारे पास एक प्रॉपर डीएम है जो ऑफ द बॉल वो काम कर सकता है, जो शायद गैलेगर से नहीं हुआ। गैलेगर ने ऑल दो बहुत अच्छा काम किया था अगर हम बात करें लिवरपूल वाले मैच में, लेकिन अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो गैलेगर के प्रॉपर वो रोल में नहीं कंफर्टेबल है गैलेगर इतना। अगर हम वीक इन वीक आउट खिलाएंगे उनको तो शायद वो फॉल्टर कर सकते हैं, और टेक्निकली भी उतना डीप खेल के वो बॉल प्रोग्रेशन अच्छा नहीं कर पाते। तो हमको स्पेसिफिकली उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए, तो 2 प्लेयर हमारे पास अब आ चुके हैं उस प्रोफाइल के। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमको वो एडेड अश्योरेंस और ज्यादा हमको डिफेंसिव होने की जरूरत है। आई थिंक 4-2-3-1 या 4-3-3 हम अब आराम से खिला सकते हैं। काइसेडो और लाविया दोनों आ चुके हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि एक 4-2-3-1 हम आज देख सकते हैं। गोल में होंगे ऑफ कोर्स रॉबर्ट सैंचेस, राइट बैक होंगे मालो गुस्तो, रीस जेम्स बाहर है इंजरी से। सेंटर बैक पेयरिंग होगी थियागो सिल्वा लीवाई कॉलविल की, लेफ्ट बैक होंगे बेन चिलवेल। डबल पिवट होगा यहाँ पे एंजो फर्नांडिस और मोइसेस काइसेडो का। ये एक मिडफील्ड पेयरिंग है जो सारे ही चेल्सी फैंस बहुत टाइम से तरस रहे थे देखने के लिए, और अब देखते हैं कि एंजो को किस तरीके की फ्रीडम मिलती है। नंबर 10 में आप देखेंगे चुकामेका को। आई थिंक आप बहुत नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट था उनका लिवरपूल के अगेंस्ट, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा एक रन ऑफ गेम्स देने की जरूरत है हमको। और जैसे ही हम थोड़ा सा एक कंसिस्टेंटली एक प्लेयर को स्टार्ट कराते हैं तो हमने देखा है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो एक रन ऑफ फिक्चर्स देने की जरूरत है। और टॉकिंग अबाउट रन ऑफ फिक्चर्स, यहाँ पर मैं मुद्रिक को स्टार्ट करते देखना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज 3 सेंटर बैक हमने स्टार्ट कराए थे तो मुद्रिक को सेक्रीफाइस हमको करना पड़ा था। और मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली देख के कि पोचेटिनो मुद्रिक को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर देख रहे हैं जो बेंच से आके डिफरेंस क्रिएट कर सके। लेकिन अगेन अगर उनको टॉप फॉर्म अचीव करनी है तो गेम्स ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करने की जरूरत है। तो मुद्रिक को मैं चाहता हूं कि वो स्टार्ट करे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि लिवरपूल की तरफ वेस्ट हैम इतना ज्यादा अग्रेसिवली प्रेस करेगी या इतना ज्यादा हमको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी मिडफील्ड में। तो मुद्रिक वहां पर एक सेफ बेट हो सकता है। राइट साइड में ऑब्वियसली रहीम स्टर्लिंग होंगे, ऑल्दो मैं नोनी मदुएके को देखना चाहता हूं वहां पे, बट रहीम स्टर्लिंग को भी एक रन ऑफ फिक्चर देना जरूरी है। स्ट्राइकर ऑब्वियसली आपके होंगे निकलस जैक्सन, जिनका बहुत ही बेहतरीन गेम था लिवरपूल के अगेंस्ट। तो ये मेरी लाइनअप होगी इस गेम के लिए। अब देखते हैं पॉजिटिनो से किस तरीके का हमको टीम सिलेक्शन देखने को मिलता है। रोमियो लाविया के आने से हमारी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप लाविया और काइसेडो दोनों को खिलाते हैं तो आप एंजो को फ्री कर देते हैं एज अ नंबर 8। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज होगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए कि एंजो को जब फ्रीडम मिलती है तो वो क्या करते हैं। काइसेडो से भी वो मिलेगी फ्रीडम एक हद तक। तो काफी मैं एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि किस तरीके की हमारी क्रिएटिविटी आती है, क्या प्रोडक्ट हम बनाते हैं वहां से। और प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं क्लीन 2-0 विन की प्रिडिक्शन कर रहा हूं अगेंस्ट वेस्ट हैम। ऑल्दो वेस्ट हैम काफी टाइम से किसी भी लंदन राइवल के अगेंस्ट नहीं आ रही है अपना मैच प्रीमियर लीग में होम में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डेक्लन राइस को लूज किया है, तो एक बहुत बड़ा मिस हो सकता है वो उनके लिए। तो देखते हैं किस तरीके से वो कोप करते हैं। बाकी आपके जो प्रिडिक्शंस है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किस प्लेयर को देखने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है बताइएगा मुझे जरूर, और रात को वॉच अलॉन्ग होगा तो उसमें भी आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा।
तो मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।